नमस्कार बच्चों हमने अपने पिछले वीडियो में हेरोड मॉडल, डॉमर मॉडल, उनके आपस में तुलना, उनकी समानता, उनके अंतरों का विवेचन किया। इस वीडियो में हम हेरोड डॉमर मॉडल के क्रिटिकल एवोल्यूशन पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि आर्थिक प्रौद्योगिकी और ध्यान आकर्षित करते हुए हेरोड और डॉमर ने तात्कालीन परिस्थितियों के प्रसंग में वृद्धि विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो हेरोड और डॉमर के मॉडल की जो अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया, उसमें ये एक ऐसा समय था जब एक और विश्व जो है महान मंदी और दूसरी तरफ सोवियत क्रांति की घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकृष्ट किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में डॉमर ने और हेरोड ने वृद्धि की उस अविरल दर को पूर्ण रोजगार स्तर पर बनाए रखने पर जोर दिया जिसमें मुद्रा या मुद्रा संकुचन के खतरे न होते हो। इसके साथ ही उन्होंने उन परिस्थितियों को समझाना चाहा जिसके अधीन राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की दर ऐसी होती है जिसमें अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन जड़ता या दीर्घकालीन मुद्रा प्रसार से बची रह सके। उन्होंने अपनी वृद्धि मॉडल द्वारा स्पष्ट किया कि सतत वृद्धि हेतु विनियोग एक और आय के सृजन और दूसरी ओर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हुए दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। बढ़ी हुई क्षमता के द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त होता है जो आय की वृद्धि पर निर्भर करता है। यदि आप एक विशिष्ट दर पर इस प्रकार बढ़ें कि वह पूर्ण रोजगार बचतों का पूर्ण अवशोषण करे और पूंजी स्टॉक का उपयोग करे तो पूर्ण रोजगार को बनाए रखना संभव होता है। परंतु हेरोड और डॉमर के निष्कर्ष कुछ विशिष्ट मान्यताओं के दिए होने पर ही आधारित थे, जिसके कारण ये मॉडल व्यवहारिक दृष्टि से सीमित उपयोगिता ही रखता है और इस मॉडल की कई सारी जो है सीमाएं जो है वो इंगित हो जाती है। जैसे नंबर 1, श्रम और पूंजी में निश्चित अनुपात की मान्यता जो है हेरोड और डॉमर ने ली वो दोषपूर्ण है। इसका कारण ये है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को किस सीमा तक सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। नवप्रतिष्ठित मॉडलों में उत्पादन के दोनों साधनों के मध्य उचित प्रतिस्थापन करते हुए अर्थव्यवस्था के सतत वृद्धि के मार्ग पर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। दूसरा, हेरोड और डॉमर मॉडल में बचत प्रवृत्ति अल्फा या एस और पूंजी उत्पादन अनुपात सिग्मा को स्थिर माना गया है। वस्तुतः दीर्घकाल में बचत प्रवृत्ति और पूंजी उत्पादन अनुपात में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तीसरा है, हेरोड डॉमर मॉडल में कीमत स्तर को भी स्थिर माना गया है जबकि व्यवहारिक रूप से सापेक्षिक कीमतें समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। इसी प्रकार से हेरोड और डॉमर मॉडल की मान्यता है कि ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बिल्कुल अवास्तविक और अनावश्यक है। फिर नेक्स्ट, हेरोड और डॉमर के विश्लेषण में आर्थिक वृद्धि पर सरकारी कार्यक्रमों यानी सरकारी हस्तक्षेप के प्रभाव का भी विश्लेषण नहीं किया गया है जबकि वर्तमान समय में नियोजन के द्वारा वृद्धि की उच्च दरों को संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, हेरोड डॉमर मॉडल में उद्यमी के व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा गया जो कि अर्थव्यवस्था में विकास की आवश्यक दर को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। इसी प्रकार हेरोड डॉमर मॉडल की प्रवृत्ति सामूहिकीकरण पर आधारित है। उन्होंने विभिन्न समूहों को उनके घटकों से विभक्त करते हुए विकास की संरचनात्मक विशिष्टताओं को ध्यान में नहीं रखा। इसी प्रकार से हेरोड डॉमर मॉडल में उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के भेद को भी स्पष्ट नहीं किया गया। इसी प्रकार से ब्रूस हेरिक और चार्ल्स किंडले बर्जर कहते हैं कि ये मॉडल अनुभव सिद्ध अवलोकन पर खरा नहीं उतरता है। इस प्रकार उपरोक्त सीमाओं के दिए होने के बावजूद भी हेरोड डॉमर विश्लेषण इस कारण महत्वपूर्ण है कि ये आर्थिक वृद्धि की समस्या से संबंधित
आधारभूत समस्याओं को खोजने का प्रयास करता है और इस कारण से ये मॉडल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्रोफेसर कुरिहारा कहते हैं, हेरोड डॉमर वृद्धि मॉडल पूर्ण रूप से स्वतंत्र नीति पर आधारित है जो वित्तीय तटस्थता की मान्यता को ध्यान में रखता है। इसके साथ ही साथ एक उन्नत अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील साम्य की दशाओं को सूचित करने के लिए बनाया गया है। यह इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कीन्स के स्थैतिक अल्पकालीन बचत और विनियोग सिद्धांत का प्रायोगिक विवेचन प्रस्तुत करता है। थैंक यू सो